डियर स्टूडेंट, आज हम 12th क्लास बायोलॉजी से जो चैप्टर नंबर 5 है, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, उसका जो लास्ट पार्ट है, पार्ट नंबर 4, वो डिस्कस करते हैं, जिसके अंदर हम ज़्यादातर डिसऑर्डर डिस्कस करेंगे। जेनेटिक डिसऑर्डर हैं उसके बारे में रहेगा कंप्लीट पार्ट। और स्टार्ट करते हैं। जैसे आप फ्लो चार्ट में देख सकते हो, जो जेनेटिक डिसऑर्डर हैं, जो जीन की वजह से जो बीमारियां होती हैं, जो जन्मजात बीमारियां कॉन्जेनिटल डिजीज होती हैं, जो जन्म से ही मिलती हैं, और जिनके जो ट्रीटमेंट है वो भी काफ़ी टिपिकल होते हैं या फिर होते ही नहीं हैं। तो वो दो प्रकार के होते हैं, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर या फिर मेंडेलियन डिसऑर्डर। तो क्रोमोसोमल डिसऑर्डर में दो टाइप के क्रोमोसोम होते हैं, ऑटोसोम और सेक्स क्रोमोसोम। तो यदि ऑटोसोम्स के अंदर कोई बीमारियां हैं तो वो ऑटोसोमल डिसऑर्डर कहलाती हैं। जैसे डाउन सिंड्रोम हम देखेंगे, ट्राइसोमी कंडीशन आएगा इसके बारे में डिटेल में। ट्राइसोमी होती है जो 21st क्रोमोसोम होता है उसके अंदर। सेक्स क्रोमोसोम एबनॉर्मलिटीज देखने को मिलेगा, जैसे क्लिनफेल्टर सिंड्रोम, इसके बारे में भी डिटेल रहेगी। और कुछ मेंडेलियन डिसऑर्डर होते हैं जो कि सिंगल जीन म्यूटेशन के ऊपर काम करते हैं, इनहेरिटेंस ऑफ सिंगल जीन। तो जीन म्यूटेशन इन ऑटोसोम, यदि ऑटोसोम्स के अंदर है तो उनको ऑटोसोमल डिजीज बोला जाता है। वो डोमिनेंट और रिसेसिव दो हो सकती हैं। और इसी प्रकार से सेक्स क्रोमोसोम में है तो वो भी दो प्रकार की देखने को मिल सकती है, ऑटोसोमल एक्स लिंक्ड और ये ऑटोसोमल डोमिनेंट एक्स लिंक्ड डोमिनेंट या एक्स लिंक्ड रिसेसिव। वाई लिंक्ड डिसऑर्डर भी होते हैं यदि वाई क्रोमोसोम से रिलेटेड रहते हैं तो ऑटोसोम्स में सिकल सेल एनीमिया की जो बीमारी है उसका एग्जाम्पल है, और एमोफीलिया है जो वो एक्स क्रोमोसोम के अंदर जो लिंक्ड होती है जो डिजीज, वो हीमोफीलिया होती है। उसके बाद मेंडेलियन डिसऑर्डर हैं वो हम स्टडी करते हैं। सबसे पहले जेनेटिक डिसऑर्डर ग्रुप्ड इनटू टू कैटेगरीज देखे हमने, मेंडेलियन डिसऑर्डर और क्रोमोसोमल डिसऑर्डर के अंदर इनको बांटा गया है। मेंडेलियन डिसऑर्डर क्या होते हैं? डिटरमाइंड बाय अल्टरनेशन और म्यूटेशन इन सिंगल जीन। एक सिंगल जीन के अंदर ही चेंज यहाँ पे देखने को मिलेगा, बदलाव देखने को मिलेगा। ट्रांसमिटेड टू ऑफस्प्रिंग, बच्चों में चले जाते हैं, वो एक लाइन के अंदर ही जाते हैं, एक पीढ़ी से मतलब एक लाइन टू लाइन दूसरी लाइन में नहीं जाते हैं। पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस कैन बी ट्रेस्ड इन ए फैमिली बाय पेडिग्री एनालिसिस। तो इनका जो पैटर्न है वो हम पेडिग्री एनालिसिस से भी उनको पता लगा सकते हैं कि किस ऑफस्प्रिंग से किस ऑफस्प्रिंग में गया है, किस जीव से किस जीव के अंदर जा रहा है। डिसऑर्डर में भी डोमिनेंट और रिसेसिव, तो कंडीशन दो देखने को मिल सकती हैं, डोमिनेंट या रिसेसिव, जो कि पेडिग्री एनालिसिस के द्वारा ही अच्छे ढंग से समझी जा सकती है। एग्जांपल है जैसे हीमोफीलिया है, सिस्टिक फाइब्रोसिस है, सिकल सेल एनीमिया है, कलर ब्लाइंडनेस है, फिनाइलकीटोन्यूरिया, थैलेसीमिया है। ये सारे डिसऑर्डर हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। ट्रेट में बी आल्सो लिंक्ड टू द सेक्स क्रोमोसोम एज इन केस ऑफ हीमोफीलिया। हीमोफीलिया के अंदर ये जो ट्रेट है वो एक्स क्रोमोसोम से लिंक्ड भी हो सकता है, सेक्स क्रोमोसोम से। और एक्स लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट शो ट्रांसमिशन फ्रॉम कैरियर फीमेल टू मेल प्रोजेनी। तो कैरियर फीमेल वो होती है जो खुद तो इफेक्टेड नहीं होती, उसके पास हेट्रोजाइगस कंडीशन होती है, और रिसेसिव कंडीशन है तो जाहिर सी बात है जो नॉर्मल ट्रेट है वो डोमिनेट करता है, और जो बीमारी वाला ट्रेट है वो वहाँ पे तो दबा रहता है। लेकिन यदि वो ट्रेट मेल के अंदर चला गया तो वहाँ पे वो डिजीज कोज कर सकता है। तो यहाँ पे मेल प्रोजेनी को वो डिजीज करवा सकती हैं, जो बीमारियां हैं वो ट्रांसमिट कर सकती हैं। तो मेंडेलियन डिसऑर्डर को मेनली चार भागों में डिवाइड करते हैं। ऑटोसोमल डोमिनेंट डिजीज हैं ये, जो कि अलग अलग देखने को मिलती हैं, ब्लू येलो, काफ़ी सारे एग्जाम्पल आप याद रख सकते हो। एकोनोड्रोप्लेसिया, हाइपर क्लोरेस्ट्रोमिया, ब्लू येलो कलर ब्लाइंडनेस, मायोटोनिक डायस्ट्रोफी, न्यूरोफाइब्रोमेटोसिस, और हंटिंगटन डिजीज और मार्फन सिंड्रोम। इसको इस ट्रिक से याद भी रख सकते हो। अच्छों के कोलेस्ट्रॉल ने ब्लू, ब्लाइंड, मायो और न्यूरो को हंट करके मार दिया, तो इस तरीके से इसको याद कर सकते हैं। और बाकी ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीज के अंदर एलकैप्टोन्यूरिया है, एल्बिनिज्म है, सिकल सेल एनीमिया है, सिस्टिक फाइब्रोसिस है, ग्लैक्टोसेमिया है, फिनाइलकीटोन्यूरिया है, थैलेसीमिया है, टे साइक डिजीज हैं। तो ये सारी जो बीमारियां हैं वो ऑटोसोमल रिसेसिव में आती हैं। तो इनके जो ट्रेट होते हैं वो रिसेसिव कंडीशन में ही अपना रोल प्ले करते हैं। जब होमोजाइगस कंडीशन मिलेगी ना इनको, तभी वो अपनी बीमारी शो करेंगे, बीमार करेक्टर शो करेंगे। लेकिन यहाँ पे हेट्रोजाइगस कंडीशन में बीमारियां देखने को मिलेंगी। तो जैसे यहाँ पे जो ट्रिक है वो अलका ने अल्बिनी का सिक्कल से सिस्ट और गला काटा और फिनाइल से साफ करके थाली में रखा,
और बाकी SAC सैक में डाल दिया, थैली में डाल दिया। उसके बाद एक्स लिंक्ड डोमिनेंट, तो ये ऑटोसोमल डोमिनेंट रिसेसिव थे, यहाँ पे केवल ये सेक्स क्रोमोसोम से रिलेटेड मिलेंगे और सेक्स क्रोमोसोम में किसी एक्स लिंक्ड मिलेंगे। तो विटामिन डी रेजिस्टेंट रिकेटस बीमारी मिलेगी। विटामिन डी रेजिस्टेंट रिकेटस का मतलब है रिकेटस बीमारी मिलेगी, उसमें विटामिन डी का कोई रोल देखने को नहीं मिलेगा, कितना ही विटामिन डी लो रिकेटस खत्म नहीं होगी। इन कॉन्टिनिया पिगमेंटिया मतलब स्किन लेसन, स्किन के ऊपर निशान रहेंगे। आई टीथ और CNS एबनॉर्मलिटी सेंट्रल नर्वस सिस्टम से रिलेटेड कुछ कमियां देखने को मिलेगी। लीथल होता है मेल में, मतलब डेथ भी कॉज कर सकता है मेल के अंदर। तो एक्स लिंक्ड डोमिनेंट होता है। तो यहाँ पे यदि हेटेरोजाइगस कंडीशन है, एक डिजीज्ड एलिल है, दूसरा नॉर्मल एलिल है, तो जो डिजीज्ड एलिल है अपना प्रभाव शो करता है, बीमारी शो करेगा। यहाँ पे कैरियर टाइप की कोई कंडीशन देखने को नहीं मिलेगी फीमेल में। जो कैरियर टाइप की कंडीशन है वो रिसेसिव कंडीशन में मिलती हैं। तो रेड ग्रीन कलर ब्लाइंडनेस, नाइट ब्लाइंडनेस, सेवर कंबाइंड इम्यूनो डेफिशिएंसी SCID, फ्रेजाइल एक्स सिंड्रोम, तो ये काफ़ी सारी जो डिजीज़ हैं वो याद रख सकते हो। ट्रिक इसकी है रेड ब्लाइंडनेस और इम्यून के डेफिशिएंसी से फ्रैगिल डच बैग हीमो फेल हो गया। इस तरीके से बीमारियां याद रख सकते हो। जो नीट वगैरह की तैयारी करते हैं तो उस केस में ये याद एग्जाम्पल पूछ ले जाते हैं, एक बीमारी दे देंगे, एक डिजीज दे देंगे, उसका पूछ लेंगे भाई एक्स लिंक्ड है या ऑटोसोमल लिंक्ड डिजीज है। जो थोड़ा सा एक डिफरेंशिएट है वो यहाँ पे रेड ग्रीन कलर ब्लाइंडनेस, यदि रेड और ग्रीन में कोई पर्सन है वो डिफरेंशिएट नहीं कर पा रहा है तो वो सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिजीज है। जबकि ब्लू और येलो कलर में यदि वो डिफरेंशिएट नहीं कर पाता तो वो ऑटोसोमल डोमिनेंट डिजीज के अंदर आता है। तो सबसे पहले हम कलर ब्लाइंडनेस उसको पढ़ते हैं। ये सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर होता है, एक्स क्रोमोसोम से रिलेटेड डिजीज मिलेगी। और रिसेसिव है तो यहाँ पे जो हेट्रोजाइगस कंडीशन है पेयरिंग में होते हैं जैसे करेक्टर, तो हेट्रोजाइगस कंडीशन है जिसमें एक डिजीज्ड एल है तो वो अपना प्रभाव नहीं शो कर पाता है फीमेल के अंदर। खास बात, आइदर रेड और ग्रीन कोन ऑफ आई रिजल्टिंग इन फेलियर टू डिस्क्रिमिनेट, तो यहाँ पे जो कोन होती हैं जो कि कलर वगैरह डिस्टिंग्विश करने में मदद करती हैं, तो उनमें जो रेड और ग्रीन कलर की कोन, जो कलर के लिए जो कोन होती हैं, कोन सेल्स रोड सेल प्रेजेंट होती हैं जो आई में, वो क्या होती हैं, डैमेज्ड होती हैं, जिसकी वजह से अच्छे ढंग से वो रेड और ग्रीन कलर में डिस्क्रिमिनेट का मतलब है अलग अलग नहीं कर पाती हैं उनको, ड्यू टू म्यूटेशन इन सर्टेन जीन्स प्रेजेंट इन एक्स क्रोमोसोम। तो एक्स क्रोमोसोम में कुछ म्यूटेशंस होती हैं, उनकी वजह से ये जो बीमारी है वो देखने को मिलती है। अक्कर इन अबाउट 8% ऑफ मेल, ये 8% मेल्स में देखने को मिलती है, जबकि फीमेल्स में 0.4% ही देखने को मिलती है। मतलब 100 में से 100 मेल हैं तो 8 मेल्स को बीमारियां मिलेगी, लेकिन फीमेल में तो 100 फीमेल में से केवल एक को भी ये सही ढंग से बीमारी नहीं मिलेगी कंप्लीट। तो मेल्स में ज़्यादा होती है ये। मेल्स हैव ओनली, क्यों, क्योंकि मेल में केवल एक ही क्रोमोसोम होता है और यदि उसके ऊपर डिजीज एल है तो वहाँ पे तो होमोजाइगस हेट्रोजाइगस का कोई सवाल ही नहीं उठता। जो एक्स क्रोमोसोम सिंगल ही है, यदि उसके ऊपर यदि डिजीज एल है तो वो इफेक्टेड मिलेगा, 50% चांस होते हैं, जबकि फीमेल में 2 एक्स क्रोमोसोम होते हैं। तो मेल में यदि डिजीज एल है तो 100% चांस है डिजीज होने के, लेकिन फीमेल में 50% चांसेस रहेंगे, डिजीज भी हो सकती है वो या कैरियर भी हो सकती है। सन ऑफ ए वुमेन हु कैरीज जीन्स हैज ए 50% चांस, तो आ गया ना, जो मेल होते हैं सन होते हैं जो कि एक कैरियर फीमेल से पैदा होंगे तो उसमें 50% चांस होंगे कलर ब्लाइंड होने के। मदर इज नॉट हर सेल्फ कलर ब्लाइंड, तो मदर यहाँ पे उसको कोई बीमारी नहीं है, लेकिन क्योंकि उसका जीन है जो रिसेसिव होता है डोमिनेंट के जो नॉर्मल जीन होता है उसके इफेक्ट की वजह से वो अपना प्रभाव शो नहीं कर पाते हैं। इफेक्ट इज सप्रेस्ड बाय हर मैचिंग डोमिनेंट नॉर्मल जीन, तो जिसका इफेक्ट है वो सप्रेस हो जाता है, दब जाता है जो उसका डोमिनेंट नॉर्मल जीन होता है। डिजीज वाले जीन हालांकि रिसेसिव ही देखने को मिलते हैं ज़्यादातर, कुछ ही केस होते हैं जहाँ पे डोमिनेंट होते हैं, तो नॉर्मल जीन है उसको इफेक्ट शो नहीं करने देता है। ए डाटर विल नॉट नॉर्मली बी कलर ब्लाइंड अनलेस हर मदर इज ए कैरियर एंड हर फादर इज ए कलर ब्लाइंड, तो जब तक एक जो माता है वो कैरियर ना हो और साथ में जो फादर है वो कलर ब्लाइंड ना हो तो तब तक डाटर है वो कलर ब्लाइंड नहीं मिलेगी।
तो डॉटर के कलर ब्लाइंड होने के लिए दोनों में कलर ब्लाइंडनेस देखने को मिलनी चाहिए। उसमें तो 100% ही है, लेकिन कैरियर भी है यदि मदर, तो उससे भी जो कलर ब्लाइंड डॉटर है वो मिल सकती है। फिर भी उसके 50% चांस हैं, क्योंकि आधे तो उसमें नॉर्मल जीन ही रहेंगे। तो इसमें बॉयज को ज़्यादा इफेक्ट देखने को मिलता है कलर ब्लाइंडनेस में। उसके बाद हीमोफीलिया, ये बी सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिजीज होती है। ट्रांसमिशन फ्रॉम अनइफेक्टेड कैरियर, ये भी अनइफेक्टेड कैरियर फीमेल से, जिसको कुछ को खुद को कोई प्रभाव नहीं है, लेकिन वो आगे मेल प्रोजेनी में बीमारी है वो आगे ट्रांसमिट कर सकती है। इस डिजीज में सिंगल प्रोटीन है, जो कि कैस्केड का मतलब है सीरीज ऑफ रिएक्शन होती हैं जो प्रोटीन फॉर्मेशन की। प्रोटीन जो बनता है काफ़ी सारी सीरीज में एक के बाद एक में बनता है, जिसको किस में मदद करता है, ब्लड क्लोटिंग में मदद करता है। वो इफेक्ट हो जाता है जिसकी वजह से ब्लड क्लोटिंग नहीं होती है। इसमें ब्लड है वो, यदि किसी भी जगह पे कोई कट वगैरह लग जाता है तो ब्लड लॉस काफ़ी देखने को मिलता है। सिंपल कट से नॉन स्टॉप ब्लीडिंग होती है, और यदि इसको नहीं टाइम रहते उसको नहीं संभाला जाए तो उससे क्या हो सकता है, बीपी वगैरह लो और ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन भी देखने को मिल सकती है। हेट्रोजाइगस फीमेल कैरियर फॉर हीमोफीलिया में ट्रांसमिट डिजीज टू सन, तो वही है, कैरियर फीमेल है जो पहले वाली कंडीशन ही है, तो ये बीमारी सन के अंदर है वो भेजी जा सकती है 50% चांस रहेंगे कैरियर से जाने के। पॉसिबिलिटी ऑफ फीमेल बिकमिंग ए होमोफिलिक इज एक्सट्रीमली रेयर, वही है कि फीमेल के अंदर ये बीमारी आने के बहुत कम चांसेस होते हैं। यदि फीमेल उसकी मदर है, कैरियर है, फादर यदि इफेक्टेड है, फिर भी 50% चांस है। दोनों इफेक्टेड होने जरूरी हैं, तभी 100% चांस रहेंगे जो डॉटर है उसके हीमोफिलिक होने के। बिकॉज मदर हैज टू बी एटलीस्ट कैरियर एंड फादर शुड बी हीमोफिलिक, तो वही बात है, मदर को लगभग कैरियर होना पड़ेगा और हीमोफिलिक फादर को तो हीमोफिलिक होना पड़ेगा, तभी एक जो डॉटर है उसके अंदर हीमोफिलिया के फिर भी उसके अंदर 50% चांस होते हैं। और ये जो हीमोफिलिक होते हैं ये आगे वाली जो स्टेज होती हैं लगभग 20-25 के बाद अनवाइएबल रहते हैं, मतलब लाइफ है इनकी जो लाइफ स्पैन है बहुत कम देखने को मिलेगा, डेथ हो जाती है जल्दी इनकी। एग्जाम्पल है, जो रियल एग्जाम्पल है, फैमिली पेडिग्री ऑफ क्वीन विक्टोरिया। क्वीन विक्टोरिया की जो फैमिली पेडिग्री है उनके अंदर जो हीमोफिलिक डिसेंडेंट्स एज, तो काफ़ी सारे उनमें हीमोफिलिक पेशेंट हैं, क्योंकि जो क्वीन विक्टोरिया है वो खुद एक कैरियर है, जिसकी वजह से उसके जो आगे वंशज हैं वो काफ़ी सारे ये बीमारी लिए हुए हैं। उसके बाद है सिकल सेल एनीमिया, थर्ड डिसऑर्डर है जो मेंडेलियन डिसऑर्डर। ये ऑटोसोमल लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट होता है, ऑटोसोमल क्रोमोसोम से रिलेटेड रहेगा, और ट्रांसमिटेड फ्रॉम पेरेंट्स टू द ऑफस्प्रिंग व्हेन बोथ पार्टनर, इसमें मेल फीमेल का कोई रोल नहीं रहता, जब कोई भी पार्टनर इसमें इफेक्टेड हो सकता है, क्योंकि ऑटोसोम्स तो सेम ही होते हैं, दोनों जो मेल और फीमेल सेक्सेस होते हैं उनके अंदर। बोथ पार्टनर आर कैरियर फॉर जीन, तो इसमें पेरेंट्स से बच्चों में चली जाती है, यदि दोनों वो कैरियर हो सकते हैं हेट्रोजाइगस कंडीशन में चांसेस रहते हैं 50-50% जाने के। कंट्रोल्ड बाई ए सिंगल पेयर ऑफ एलील HBA और HBS, तो ये जो डिजीज है वो एक पेयर ऑफ जीन प्रेजेंट होता है, HBA नॉर्मल हीमोग्लोबिन वाला जीन होता है जो नॉर्मल हीमोग्लोबिन तैयार करता है, और HBS सिकल सेल्ड जो RBC शेप है वो बनाता है। तो प्रॉब्लम हीमोग्लोबिन में ही होती है, इसकी वजह से शेप चेंज हो जाती है। होमोजाइगस इंडिविजुअल HBS है, HBS जो होमोजाइगस कंडीशन है वही डिजीज फिनोटाइप शो करेगा, बीमारी केवल होमोजाइगस कंडीशन में देखने को मिलेगी, हेट्रोजाइगस में वो कैरियर का काम करेंगे। तो वो अनइफेक्टेड होते हैं लेकिन वो डिजीज के कैरियर होते हैं, वाहक होते हैं, वो बीमारी आगे फैला सकते हैं, खुद को डिजीज हो सकता है ना हो। 50% प्रोबेबिलिटी ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ म्यूटेंट जीन, तो कैरियर को हम जैसे मॉस्किटो होता है मलेरिया का पैरासाइट लेके चलता है, वो खुद को बीमारी नहीं होती उसको, लेकिन वो वाहक है, दूसरों को बीमारी फैला सकता है इंसेक्ट उसमें ह्यूमंस में, तो कैरियर इसलिए वर्ड यहाँ पे यूज किया गया। तो 50% प्रोबेबिलिटी ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ म्यूटेंट जीन टू प्रोजेनी, तो अभी 50% चांस होते हैं कैरियर से बच्चों के अंदर बीमारियां जाने के। एक्सपीडिंग सिकल सेल ट्रेट, तो बीमारी शो करने के 50% चांस है। काज्ड बाय सब्सटीट्यूशन ऑफ, तो जो मेन रीजन है वो क्या है, जो ग्लूटामिक एसिड होता है, जो चेन होती है प्रोटीन की, प्रोटीन में अमाइनो एसिड की, तो अमाइनो एसिड होता है ग्लूटामिक एसिड, उसको एक ग्लूटामिक एसिड को वैलिन के द्वारा रिप्लेस कर दिया जाता है छठी पोजीशन पे ऊपर। 6 पोजीशन ऑफ बीटा ग्लोबुलिन चेन ऑफ हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल, जो हीमोग्लोबिन का मॉलिक्यूल होता है उसकी जो
स्ट्रक्चर में अल्फा चेन और बीटा चेन होती हैं, तो बीटा चेन के अंदर जो छठी पोजीशन है उस पे जो वैलिन आ जाता है ग्लूटामिक एसिड की जगह पे, और उसी एक सिंगल जगह की वजह से जो शेप है आरबीसी की वो काफ़ी चेंज देखने को मिलेगी ड्यू टू सिंगल बेस सब्सटीट्यूशन एट द सिक्स्थ कोडोन ऑफ बीटा ग्लोबुलिन जीन GAG to GUG। और ये किस चीज़ की वजह से होती है, जो जीन है उसके अंदर केवल GAG की जगह पे GUG, एडेनिन की जगह पे यूरेसिल आ जाता है, बल्कि जो mRNA है mRNA के ऊपर आ जाता है, क्योंकि जो एडेनिन यूरेसिल है वो mRNA के अंदर पाया जाता है। उसके बाद म्यूटेंट हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल अंडरगो पोलीमराइजेशन अंडर लो ऑक्सीजन टेंशन। तो जो म्यूटेंट है, जो ये चेंजेबल जो फॉर्म बनी है हीमोग्लोबिन की, वो जब ऑक्सीजन की कम मात्रा होती है तो पोलीमराइजेशन करके एक एबनॉर्मल स्ट्रक्चर यहाँ पे बनाएगा, और जिसकी वजह से जो शेप है आरबीसी की वो बाई कनकेव डिस्क शेप्ड होती है, जो प्लेट जैसी स्ट्रक्चर होती है, गोल होती है, तो वो सिकल सेल द्रांति शेप में देखने को मिल। सो डायग्राम से समझते हैं जो कि एनसीईआरटी से लिए गए, कि जैसे जो नॉर्मल आरबीसी हो बाई कनकेव डिस्क शेप्ड स्ट्रक्चर होती है इनकी, और इनके अंदर जो GAG है जो नॉर्मल जीन है उसकी जगह पे GTC आ जाता है, T आ जाता है एडेनिन की जगह पे थाइमिन है, और उसके बाद जो mRNA है उनके अंदर GAG की जगह पे GUG आ जाता है, और उसी एक सिंगल नाइट्रोजीनियस बेस पेयर की वजह से जो ग्लूटामिक एसिड है छठी पोजीशन पे उसकी जगह पे वैलिन आ जाता है, और जिसकी वजह से जो शेप है वो कितनी ज़्यादा कन्वर्ट हो जाती है सिंगल एक पॉइंट म्यूटेशन की वजह से, वो सिकल शेप्ड स्ट्रक्चर देखने को मिलती है। उसके बाद है फिनाइल कीटोन यूरिया, जो कि इनबोरन एरर है मेटाबॉलिज्म का, जो जन्म से ही बीमारी मिलती है ये, और इसके अंदर मेटाबॉलिज्म मतलब जो केमिकल रिएक्शन है वो इफेक्टेड रहती है शरीर में, और ये ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेट होता है, मतलब ये ऑटोसोमल क्रोमोसोम से रिलेटेड रहेगा, और रिसेसिव कंडीशन देखने को मिलेगी यहाँ पे, मतलब जो कैरियर कंडीशन भी देखने को मिल सकती है। इफेक्टेड इंडिविजुअल के अंदर एक एंजाइम है वो उसकी कमी होती है, जो कि जो फिनाइल एलनिन अमाइनो एसिड को टायरोसिन में बदलता है। अब यदि इस एंजाइम की कमी है तो फिनाइल एलनिन है वो इकट्ठा होता रहता है, और जो टायरोसिन है उसकी शरीर में कमी हो जाती है एंड कन्वर्टेड इनटू फिनाइल, और जो फिनाइल एलनिन ज़्यादा इकट्ठा होगा तो ये फिनाइल पायरुविक एसिड के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, और भी इसके कुछ चेंजेबल फॉर्म है, बदले हुए रूप वो देखने को मिल सकते हैं। और यदि दिमाग में इकट्ठा हो जाता है तो मेंटल रिटार्डेशन, जो दिमागी रूप से जो कमज़ोर इंडिविजुअल है वो देखने को मिलता है। आल्सो एक्सक्रीटेड थ्रू यूरिन, यूरिन के द्वारा भी ये शरीर से बाहर निकलता है, क्योंकि किडनी इसको ठीक ढंग से एब्जॉर्ब नहीं कर पाती हैं। उसके बाद है नेक्स्ट थैलेसीमिया, ये भी एक ऑटोसोमल लिंक्ड रिसेसिव बल्ड डिजीज होती है, और ये पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में जाती हैं। जब दोनों पेरेंट्स हैं वो अनइफेक्टेड हैं, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वो कैरियर है, बीमारी आगे जनरेशन में फैला सकते हैं, मतलब हेट्रोजाइगस कंडीशन पेरेंट्स में होनी चाहिए। और ये किस चीज़ की वजह से होता है, ड्यू टू आइदर म्यूटेशन और डिलीशन, म्यूटेशन की वजह से या फिर कोई भी जीन है वो कोई भी पोर्शन है वो वहाँ पे डिलीट हुआ मिलेगा, जो नाइट्रोजनस बेस है वो डिलीट में मिलेंगे, जिसकी वजह से रिड्यूस्ड रेट ऑफ सिंथेसिस, जिसकी वजह से जो ग्लोबिन चेन होती है अल्फा या बीटा चेन वो ठीक ढंग से सिंथेसिस नहीं हो पाती है हीमोग्लोबिन के अंदर, और काज इज द फॉर्मेशन ऑफ एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन, तो जिसकी वजह से जो हीमोग्लोबिन है वो अलग शेप का देखने को मिलेगा, जिसकी वजह से ठीक ढंग से जो काम नहीं कर पाएगा जो ब्लड का काम है, और उसकी वजह से एनीमिया बीमारी कहलाती है ये भी। क्वांटिटेटिव प्रॉब्लम ऑफ सिंथेसाइजिंग टू फ्यू ग्लोबिन मॉलिक्यूल्स, तो क्वांटिटेटिव प्रॉब्लम होती है क्योंकि कुछ ग्लोबिन चेन है वो ठीक ढंग से नहीं बन पाती है, मात्रा में कमी आ जाती है हीमोग्लोबिन की। तो ये सिकल सेल एनीमिया से अलग होती है, क्योंकि जो सिकल सेल एनीमिया है उसमें हमने देखा है कि वो एक क्वालिटेटिव प्रॉब्लम देखने को मिलती है, ग्लोबिन चेन है वो इनकरेक्टली फंक्शन करती है वहाँ पे, जो कि ग्लूटामिक एसिड है वैलिन के द्वारा चेंज हो जाता है, जिसकी वजह से शेप चेंज देखने को मिली थी। क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू द चेन, जिस चेन में डिफेक्टेड होती है, जो चेन डिफेक्टेड होती है उसी की बेस पे अल्फा और बीटा थैलेसीमिया दो के अंदर डिवाइड किया गया। अल्फा थैलेसीमिया के अंदर हम देख सकते हैं जो प्रोडक्शन ऑफ अल्फा चेन वो इफेक्ट होती है, वो ठीक ढंग से नहीं बन पाती है, क्योंकि जो हीमोग्लोबिन है उसके अंदर अल्फा और बीटा चेन प्रेजेंट होती हैं, यहाँ पर अल्फा चेन इफेक्टेड होती हैं, और जो अल्फा चेन
कई फैक्ट है जो ये जीन है वो जीन HbA1 और HbA2 जीन प्रेजेंट होते हैं जो कि क्रोमोसोम नंबर 16 पे होते हैं प्रत्येक पेरेंट्स के। तो क्लोजली लिंक्ड जीन होते हैं ये, जो कि हमने रिकॉम्बिनेशन और लिंकेज में भी देखा है इसके बारे में। ऑब्जर्व्ड ड्यू टू द म्यूटेशन और डिलीशन ऑफ वन और मोर ऑफ 4 जीन। तो 4 जीन देखने को मिलेंगे क्योंकि कॉम्बिनेशन में आते हैं, तो उनमें से कोई भी जीन है वो या तो म्यूटेटेड फॉर्म में उसकी अल्टर्ड फॉर्म मिलेगी, या फिर वो एक से ज़्यादा जो जीन है वो डिलीट हुए मिलेंगे। मोर जीन इफेक्टेड, जितने ज़्यादा जीन इफेक्ट होंगे उतना ही लेस अल्फा ग्लोबिन मॉलिक्यूल वो प्रोड्यूस होएगा, कम अल्फा चेन बनेंगी उसमें। बीटा थैलेसीमिया है जो उसके अंदर बीटा चेन है जो वो इफेक्ट होती हैं, और ये जो इफेक्ट है, ये जो करेक्टर है वो कंट्रोल किया जाता है HBV जीन के द्वारा, जो कि क्रोमोसोम नंबर 11 पे प्रेजेंट होता है प्रत्येक पेरेंट्स में। तो अकर्स ड्यू टू द म्यूटेशन ऑफ, तो ये हो सकता है कि यहाँ पे 2 जीन थे, यहाँ पे केवल सिंगल जीन है, तो हो सकता है एक जीन में कमी हो या फिर दोनों जीन में, उसकी वजह से बीटा थैलेसीमिया डिजीज है वो देखने को मिलती है। उसके बाद है क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। ये किस चीज़ की वजह से होते हैं? अब्सेंस और एक्सेस ऑफ एबनॉर्मल अरेंजमेंट ऑफ वन और मोर क्रोमोसोम। तो ये ज़्यादा मात्रा में होना या फिर कम होना किसी भी क्रोमोसोम का, या फिर एबनॉर्मल अरेंजमेंट है क्रोमोसोम का, उसकी वजह से बीमारी देखने को मिल जाती है। वो ठीक ढंग से अरेंज नहीं है, व्यवस्थित नहीं है। एनियोप्लॉइडी, ये क्रोमोसोम डिसऑर्डर क्या होता है? जब फेलियर ऑफ सेग्रीगेशन ड्यूरिंग द सेल डिवीजन, जब सेल डिवीजन के टाइम पे जो सेग्रीगेशन है वो ठीक ढंग से नहीं हो पाता है क्रोमोसोम का, जिसकी वजह से या तो एक जगह पे क्रोमोसोम एक्स्ट्रा चला जाता है या फिर लॉस हो जाता है, उसकी वजह से एनियोप्लॉइडी कंडीशन देखने को मिलेगी। ये ट्राइसोमी भी हो सकती है, जिसके अंदर मतलब वो क्रोमोसोम सेग्रीगेट नहीं हो पाता तो एडिशनल कॉपी चली जाती है क्रोमोसोम की, जो कि इंक्लूडेड इन द इंडिविजुअल। जैसे एग्जांपल है डाउन सिंड्रोम, जिसमें 21st क्रोमोसोम में ट्राइसोमी देखने को मिलती है। मोनोसोमी, इंडिविजुअल मे लैक वन ऑफ, तो इसके अंदर एक क्रोमोसोम की कमी होती है, सिंगल क्रोमोसोम की कमी पाई जाती है। जैसे कि टर्नर सिंड्रोम है, जिसके अंदर एक्स क्रोमोसोम है वो एब्सेंट होता है ह्यूमन फीमेल्स के अंदर। पॉलीप्लॉइडी के अंदर क्या कंडीशन देखने को मिलेगी? जो साइटोकाइनेसिस है वो नहीं होती है टेलोफेज के बाद, जो कि हम अलग अलग स्टेज पढ़ते हैं सेल डिवीजन के, तो साइटोकाइनेसिस जो फाइनल स्टेप रहता है सेल डिवीजन का वो नहीं हो पाती, जिसकी वजह से जो सेट है क्रोमोसोम का वो डबल्ड रहता है, ज़्यादा देखने को मिलेगा। इंक्रीज इन वूल सेट ऑफ, पूरा सेट क्रोमोसोम का वो चेंज मिलेगा। जैसे 23 क्रोमोसोम है तो एक 23 एक्स्ट्रा आ जाते हैं, सिंगल 23 एक या 2 के रूप में नहीं, पूरे सेट के रूप में आएंगे, जिसकी वजह से पूरा सेट चेंज हो जाता है पॉलीप्लॉइडी। और जो ये कंडीशन है ज़्यादातर प्लांट्स में देखने को मिलती है। उसके बाद क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज़ काफ़ी सारी होती हैं, जैसे स्ट्रक्चरल एबनॉर्मलिटीज़ अरेंजमेंट में जहाँ पे कमी देखने को मिलेगी, और डिलीशन की वजह से, रिंग क्रोमोसोम की वजह से डुप्लीकेशन, ट्रांसलोकेशन, ये अलग अलग फिनोमेन होती है इन्वर्जन में। जैसे सीक्वेंस है पूरी इन्वर्ट हो जाती है, आइसोक्रोम सेम क्रोमोसोम वहाँ पे देखने को मिल जाते हैं, तो उसकी वजह से एग्जाम्पल हैं एबनॉर्मल ऑटोसोमल एबनॉर्मलिटी, क्राइडू चैट सिंड्रोम, टाउ सिंड्रोम, एडवर्ड सिंड्रोम। तो ये एग्जाम्पल हैं बीमारियों के जो ऑटोसोमल एबनॉर्मलिटीज में आते हैं। सेक्स क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी में टर्नर सिंड्रोम है, क्लीनफेल्टर सिंड्रोम है, ट्रिपल एक्स क्रोमोसोम है, XXY ये सुपर मेल सुपर फीमेल कंडीशन देखने को मिलती हैं। कई बार 46 और XX क्रोमोसोम है लेकिन मेल बनेगा, और इसमें अपोजिट कंडीशन देखने को मिलती है, टेस्टिकुलर फेमिनाइजेशन सिंड्रोम बोलते हैं इनको। फ्रेजाइल एक्स सिंड्रोम भी होता है, इंटरसेक्स भी, ये सारे सेक्स लिंक्ड एबनॉर्मलिटीज होती हैं। एग्जाम्पल आप यहाँ से याद रख सकते हैं। उसके बाद जो मेन डिजीज है वो पढ़ते हैं हम, डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम काज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एन एडिशनल कॉपी, 21st क्रोमोसोम है वहाँ पे ट्राइसोमी देखने को मिलेगी, एक्स्ट्रा क्रोमोसोम आ जाता है, तीन हो जाते हैं, वैसे पेयर में रहते हैं क्रोमोसोम। और सबसे पहले ये लेगडन डाउन ने 1866 में इसके बारे में जानकारी दी थी, इसलिए इसको डाउन सिंड्रोम बोला जाता है। सिम्टम क्या कुछ रहेंगे? शॉर्ट स्टेटेड विद स्मॉल राउंड हेड, छोटा कद रहेगा, और सिर है जो वो छोटा रहेगा और राउंड गोल रहेगा। फरोड टंग, टंग के अंदर जो फरो है, जो डिप्रेशन है देखने को मिलेगा ज़्यादा, और ज़्यादातर जो माउथ है ओपन रहता है। पाम है वो ब्रॉड मिलती है, चौड़ी मिलती है, और करेक्टरिस्टिक्स पाम क्रीज।
और जो पाम क्रीज है वहाँ पे कुछ स्पेशल टाइप के निशान हैं, वो जो लाइनें हैं वो स्पेशल मिलेंगी यहाँ पे। फिजिकल, साइकोमोटर और मेंटल डेवलपमेंट है, जो शारीरिक और जो सिग्नल जो रिसीव करते हैं उसके प्रति जो रिस्पॉन्ड देते हैं वो, और जो मेंटल दिमागी तौर पे जो इंडिविजुअल है वो वहाँ पे रिटार्ड मिलेगा, मतलब ठीक ढंग से वहाँ पे ग्रोथ नहीं मिलेगी। उसके बाद डाउन सिंड्रोम देख सकते हैं, सिम्टम्स क्या है। एबनॉर्मल ईयर, कान भी एबनॉर्मल होते हैं। फ्लैटेंड नोज, नोज चपटी होती है। फेस भी चपटा मिलेगा। शॉर्ट एंड ब्रॉड हैंड, छोटे हाथ मिलेंगे, चौड़े हाथ मिलेंगे, फैले हुए। ब्रॉड, सिमिलर सिमिनिन कीज शॉर्ट, तो सिमिनिन जो क्रीज लाइन है वो अलग टाइप की मिलेगी। शॉर्ट फिफ्थ फिंगर, जो पांचवी जो फिंगर है वो छोटी मिलती है। थंब जो अंगूठा होता है। इंटरस्टिशियल ब्लॉकेज वो देखने को मिलेगी। इंटेस्टाइनल ब्लॉकेज भी देखने को मिल सकती है। पेट के अंदर जो इंटरनल ऑर्गन के अंदर भी कमियां। स्मॉल हेड एट बर्थ, जन्म के टाइम सिर है जो नॉर्मल से छोटा मिलेगा। वाइट स्पॉट ऑन द कलर्ड पार्ट ऑफ द आई, जो वाइट कलर्ड पार्ट होता है, वाइट स्पॉट्स ऑन द कलर्ड पार्ट ऑफ आई, आई के ऊपर वाइट कलर के निशान देखने को मिलेंगे। कॉन्जेनिटल हार्ट डिजीज भी, जन्म से भी कुछ हार्ट से रिलेटेड बीमारियां मिलेंगी। वाइड सेपरेटेड फर्स्ट एंड सेकंड टोज, जो यहाँ पे गैप ज़्यादा देखने को मिलेगा। बिग टोज वाइडली स्पेस्ड, तो यही बात है कि जो टो है, अंगूठा है, वो ज़्यादा मिलेगा। इंक्रीज्ड स्किन क्रीजेज, तो यहाँ पे जो निशान है वो ज़्यादा मिलते हैं पंजे के अंदर। उसके बाद है क्लीनफेल्टर सिंड्रोम। ये जेनेटिक डिसऑर्डर होता है जिसके अंदर एडिशनल कॉपी आ जाती है एक्स क्रोमोसोम की, और ये मेल के अंदर पाया जाता है, रिजल्टिंग इनटू ए कैरियोटाइप, जिसके अंदर जो जीनोटाइप है वो 47 क्रोमोसोम टोटल हो जाते हैं। एक्स एक्स वाई कंडीशन इसमें देखने को मिलेगी। सिम्टम्स क्या रहेंगे? मस्कुलिन डेवलपमेंट, से फीमेल के करेक्टर, फीमेल है एक्स एक्स क्रोमोसोम है तो, लेकिन एक एक्स्ट्रा वाई क्रोमोसोम हम मान सकते हैं, तो ज़्यादा एक्स होने की वजह से ज़्यादातर करेक्टर्स हैं वो फीमेल के होते हैं। लेकिन उसके अलावा मस्कुलाइन डेवलपमेंट है, मतलब मस्कुलेचर वगैरह है वो ब्रॉड टाइप में देखने को मिलेगी। जैसे मेल है, मेल वाले करेक्टर आ जाते हैं फीमेल के अंदर। फेमिनाइन डेवलपमेंट इज एक्सप्रेस्ड, और फेमिनाइन डेवलपमेंट है, फीमेल वाला डेवलपमेंट है वो भी देखने को मिलता है। जैसे ब्रेस्ट वगैरह वो डेवलप हो जाती हैं, जिसको गाइनियो कोमेस्टिया बोलते हैं। और सच इंडिविजुअल्स आर स्टेराइल, स्टेराइल, ये आगे स्प्रिंग है वो प्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं। उसके बाद है टर्नर सिंड्रोम। टर्नर सिंड्रोम किस चीज़ की वजह से होता है? क्रोमोसोम एक्स क्रोमोसोम है वो एब्सेंट होता है, जिसकी वजह से क्रोमोसोम 45 रह जाते हैं, और जो कंडीशन है वो एक्स ओ टाइप की रहेगी। ऐसी जो फीमेल हैं वो स्टेराइल होती हैं, क्योंकि उनके अंदर जो ओवरीज हैं वो रूडिमेंट्री होती हैं। और अदर फीचर्स हैं उनके अंदर, जो लैक ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल करेक्टर, जो कि मेल फीमेल से को सेपरेट करते हैं, तो वो करेक्टर भी यहाँ पे अलग मिलेंगे। तो और जो डिफरेंसेस है वो हम डायग्राम से पिक से समझ सकते हैं। जैसे ये टर्नर सिंड्रोम है, एक्स ओ टाइप का है, करेक्टर ज़्यादातर फीमेल के दिखाई देंगे क्योंकि एक्स क्रोमोसोम है, और यहाँ पे मेल के अंदर ये जो क्लीनफेल्टर सिंड्रोम वो पाया जाता है, एक्स्ट्रा एक्स क्रोमोसोम इनके अंदर आ जाता है। मस्कुलाइन डेवलपमेंट वाई की वजह से रहेगी, फेमिनाइन करेक्टर एक्स क्रोमोसोम की वजह से रहेंगे। तो हम करेक्टर देख सकते हैं, जैसे शॉर्ट स्ट्रक्चर, कद है वो छोटा रहेगा। लो एयर लाइन, जो एयर लाइन्स हैं वो कम देखने को मिलेंगी। उसके बाद सील्ड शेप्ड थोरैक्स, जो थोरैक्स रीजन होता है वो सील्डेड शेप्ड में देखने को मिलेगा। वाइडली स्पेस्ड निपल, जो निपल है वो काफ़ी स्पेस में मिलेंगी। शॉर्टन्ड मेटाकार्पल फोर्थ, जो छोटी, जो लास्ट वाली मेटाकार्पल होती है, चौथी जो मेटाकार्पल है वो छोटी मिलती है। स्मॉल फिंगर नेल्स, जो नाखून है वो छोटे मिलेंगे। ब्राउन स्पॉट्स, छोटे छोटे जो ब्राउन कलर के धब्बे देखने को मिलेंगे स्किन के ऊपर। और उसके बाद फेशियल फीचर्स करेक्टराइज, कुछ स्पेशल अलग टाइप के फेशियल फीचर देखने को मिलेंगे, जो चेहरे पे निशान अलग टाइप के मिलेंगे। फोल्ड ऑफ स्किन, एक्स्ट्रा स्किन फोल्डिंग मिलेगी। कॉन्स्ट्रिक्शन ऑफ अरोटा, अरोटा के अंदर कुछ बीमारियाँ मिल सकती हैं। पुअर ब्रेस्ट डेवलपमेंट, ब्रेस्ट ठीक ढंग से डेवलप नहीं होंगी। एल्बो के अंदर भी डिफॉर्मिटी सही ढंग से डेवलप, मतलब जो शेप है वो अलग मिलेगी। ओवरीज हैं वो रूडिमेंट्री मिलती हैं।
अंडर डेवलप्ड गोनेडल स्ट्रक्चर, जो गोनेड्स यूट्रस वगैरह है वो अंडर डेवलप्ड रहेगा। मेंस्ट्रुएशन भी इसमें एब्सेंट होता है, स्टेराइल फीमेल होती हैं। उसके बाद क्लीनफेल्टर सिंड्रोम जो मेल के अंदर देखने को मिलता है, कद यहाँ पे भी छोटा मिलेगा। स्लाइटली फेमिनाइज्ड फिजिकी, थोड़ा सा जो फीमेल टाइप करेक्टर है देखने को मिलेंगे। वाइडली इम्पेयर्ड आईक्यू, जो आईक्यू होती है इंटेलिजेंस होती है वो 15 पॉइंट कम मिलती है एवरेज से। और जो चेस्ट के जो हेयर होते हैं वो कम हुए मिलेंगे, काफ़ी कम मिलते हैं। फीमेल टाइप प्यूबिक हेयर पैटर्न, जो प्यूबिक हेयर पैटर्न है वो फीमेल टाइप का देखने को मिलेगा। स्मॉल टेस्टिस मिलेंगे, रूडिमेंट्री टेस्टिस। ऑस्टियोपोरोसिस का मतलब है हड्डियों में जो कमजोरी देखने को मिलेगी। ब्रेस्ट डेवलपमेंट ये 30% केसेज में देखने को मिलता है। पुअर ब्रेड ग्रोथ, दाढ़ी वगैरह है वो कम मिलेगी। फ्रंटल बाल्डनेस अब्सेंट, जो मेल के अंदर करेक्टर होता है कि जो फ्रंट के अंदर जो गंजापन है वो कम मिलेगा, न के बराबर मिलेगा। तो क्लीनफेल्टर सिंड्रोम के हैं वो सिम्टम्स आप याद रख सकते हो।